हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 78th वीडियो है। इससे पहले 69 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और ये जो प्रक्रिया है ये संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करती है। और ये जो आर्टिकल 368 है ये भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो ये भाग 20 में पार्ट 20 में आता है आर्टिकल 368। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पार्ट 20 या भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम टैक्स इन इंडिया इज, भारत में आयकर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आयकर है या इनकम टैक्स है ये क्या होता है। तो ये वो टैक्स है जो कि एनुअल इनकम पर लगाया जाता है और इसमें एक पर्टिकुलर इनकम लिमिट होती है और जिन लोगों की इनकम उस पर्टिकुलर इनकम लिमिट से ऊपर होती है उन लोगों पर ये टैक्स लगाया जाता है। और ये जो टैक्स है इसका भुगतान सीधे सरकार को किया जाता है। तो ये कैसा टैक्स हुआ। तो ये एक प्रत्यक्ष टैक्स हुआ, यानी कि डायरेक्ट टैक्स हुआ। और ये जो टैक्स है ये इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स भी है। कैसा है, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स है ये जो इनकम टैक्स है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हैं इनमें हम 25 क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं और जब भी आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो उसमें मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और इससे आप आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, उसको एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कॉफ़ी प्रोडक्शन और लेदर प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कॉफ़ी उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉफ़ी या फिर लेदर प्रोडक्शन से संबंधित है ब्राउन रिवॉल्यूशन, यानी कि भूरी क्रांति जो है ये कॉफ़ी उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। बात करें ब्लैक रिवॉल्यूशन की, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन, किससे, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है। ग्रे रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है फर्टिलाइजर्स से, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है कौन सी, ग्रे रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है ये हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन से संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है ये कॉफ़ी एंड लेदर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। कितनी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इन चारों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो पहली बौद्ध संगीति हुई है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 BC में। 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन जो है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। किसके? अजातशत्रु के संरक्षण में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो महाकश्यप के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है ये पूरे 100 साल बाद हुई, 383 BC में। और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी और ये किसके संरक्षण में हुई थी? कालाशोक के संरक्षण में जो है ये बौद्ध संगीति हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सबाकामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 251 BC में। 251 BC में जो है तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। किसके संरक्षण में इसका आयोजन किया गया था, तो अशोक के संरक्षण में जो है तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। किसने? मोगलीपुत्तिस ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। चौथी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 72 AD में। 72 AD में जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी कुंडलवन कहाँ पर है, तो ये है कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और किसके संरक्षण में, तो कनिष्क के संरक्षण में जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं, इनके बारे में आप इतनी बातें याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, तो चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था, तो 1 अगस्त 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये जो असहयोग आंदोलन था ये शुरू किया गया था। और ये जो असहयोग आंदोलन था ये अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ शुरू किया गया था और ये एक जन आंदोलन था। कैसा था? जन आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था, तो जो लोग थे उन्होंने सरकारी पदों का त्याग किया था, विदेशी माल का बहिष्कार किया था और जो वकील थे उन्होंने अदालतों का बहिष्कार किया था। तो देखिए इसमें पूछा है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो ये तो सही हो जाएंगे। रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स बाय लॉयर्स, लेकिन बैन ऑन ट्रैवलिंग इन गवर्नमेंट व्हीकल्स, यानी कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी इसमें नहीं लगाई गई थी। तो आंसर इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सी बाउंड्री वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज रैपिडली इज, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सी बाउंड्री पर जब टेम्परेचर एकदम से गिरता है, एकदम से कम होता है तो उसको कहा जाता है थर्मोक्लाइन। क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन कहा जाता है। हेलोक्लाइन किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे तापमान एकदम कम होता है, तेजी से कम होता है, उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन। वैसे ही सैलिनिटी के एकदम से कम होने को या डिक्रीज होने को क्या कहा जाता है? हेलोक्लाइन कहा जाता है। थर्मोस्फेयर क्या होती है? थर्मोस्फेयर जो है ये एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। हेलियोस्फेयर क्या होता है, तो देखिए हेलियोस्फेयर जो है ये सन को सराउंड करने वाला एनवायरनमेंट को कहा जाता है हेलियोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसल स्टैंडर्ड्स आर रिलेटेड टू, बेसल मापदंड किससे संबंधित है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेसल मापदंड है या बेसल स्टैंडर्ड है, इसको बेसल फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसल फ्रेमवर्क भी इसको कहा जाता है, बेसल स्टैंडर्ड को। और ये क्या है? तो ये बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ये जो बेसल मापदंड है या बेसल फ्रेमवर्क है, और ये बैंकिंग विनियमों का एक सेट है जो कि वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और जोखिम को कम करने के लिए बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, बेसल मापदंड या बेसल स्टैंडर्ड रिलेटेड है बैंकिंग सेक्टर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी अमंग मेटल्स? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, लिथियम जो है ये लोएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट है या मेटल है। तो याद रखिएगा, लिथियम की जो घनत्व है ये सबसे कम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या फिर उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये दिया गया है आर्टिकल 15 में। तो ये किसके लिए है? ये भी नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 16 में जो है समानता का अवसर, यानी कि रोजगार के मामलों में अवसर की समानता दी जाएगी सभी नागरिकों को। ये दिया गया है आर्टिकल 16 में। तो ये भी नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? आर्टिकल 19 में। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके लिए? तो ये भी नागरिकों के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबोव। इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो ये सारे ही अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए ही बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द नो कॉन्फिडेंस मोशन ब्रोट इन द लोकसभा अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। कब लाया गया था? 1963 में जो है पहली बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनके परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान दिए गए हैं? तो दिए गए हैं आर्टिकल 37 में। अनुच्छेद 37 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए प्रावधान दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट डिड द दांडी मार्च एंड? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, दांडी मार्च जो है ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया था? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है इनके द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को ये शुरू किया गया था और ये 24 दिनों तक चला था। तो ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। कब ख़त्म हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ था। 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुज आइडिया इज़ द ओरिजिनल आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो देखिए, हिंदू राष्ट्र का जो विचार था ये किसका था? ये था वी.डी. सावरकर का। वी.डी. सावरकर का था हिंदू राष्ट्र का विचार। और इन्होंने 1924 में जो है इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के मौलिक विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक पुस्तक भी प्रस्तुत की थी। कौन सी? हिंदुत्व। क्या नाम था उस पुस्तक का? हिंदुत्व। तो याद रखिएगा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है वी.डी. सावरकर के। और कब प्रकाशित की गई थी? ये 1924 में। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज अबॉलिश्ड बाई? सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन जो है ये बाय रूल 17 ऑफ 1829 1829 के नियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और सती प्रथा का उन्मूलन पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था और उन्होंने 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच डिपार्टमेंट डिड दीवाने अर्ज बिलोंग। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो देखिए, मध्यकालीन भारत की बात की गई है, तो मध्यकालीन भारत में पूछा गया है कि दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो दीवाने अर्ज जो है ये संबंधित था मिलिट्री डिपार्टमेंट या सैन्य विभाग से। दीवाने अर्ज किसको कहा जाता था, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए, कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश राज्य का फेमस लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है, तो ओडिशा का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है ओडिसी। कौन सा है, ओडिसी। कर्नाटका का है यक्षगान। केरला का है कथकली और मोहिनी अट्टम। तो याद रखिएगा, कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द 38th पैरेलल लाइन लोकेटेड। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो देखिए, 38वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। किसके, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के मध्य स्थित है क्या, 38वीं समांतर रेखा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, पारसेक का। तो याद रखिएगा, तारों के मध्य दूरी याद करने की जो इकाई है वो है लाइट ईयर और पारसेक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज मच लेस कॉमन इन वुमेन दैन इन मैन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस वो होता है जब कोई पर्सन इस डिजीज़ से ग्रसित होता है तो वो कुछ कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, यही होती है कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस जो है ये मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कंपैरिजन टू वुमेन। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है। एक्स क्रोमोसोम जो है ये फीमेल्स में 2 होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, और जो मेल होते हैं उनमें XY क्रोमोसोम होता है। तो देखिए, जो फीमेल्स होती हैं वो इस डिजीज़ की कैरियर बन जाती हैं। फीमेल्स में ये जो डिजीज़ है ये अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाती हैं, उनमें इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन मेल्स में क्या है, इनमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि अपने आप को डोमिनेट कर जाता है, और ये डिजीज़ जो है ज़्यादातर पुरुषों में देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदिन हाउ मैनी मंथ्स शुड द रिजोल्यूशन अप्रूविंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन बी पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर पास होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर जो है ये पास हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2 मंथ्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स एंड इट कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसी वजह से इसको ऑक्सीजन कैरियर के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है ये किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द चेलेया कमेटी फॉर्म्ड। चेलेया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, चेलेया समिति का गठन किया गया था 1991 AD में, यानी कि 1991 ईस्वी में जो है चेलेया समिति का गठन किया गया था। और इस समिति का गठन क्यों किया गया था, तो देखिए इस समिति का गठन जो है भारत की कर प्रणाली में सुधार करने के लिए, एक एजेंडा तैयार करने के लिए, यानी कि जो हमारी कर प्रणाली थी उसमें सुधार करने के पर्पज़ से एक एजेंडा तैयार करने के लिए चेलेया समिति का
गठन किया गया था 1991 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था, इसका मतलब क्या है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस में चेंज करना, तो ये क्या हो रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें पूछा गया है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए उसमें उसको कहा जाता है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, लेटेंट हीट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लिक एसिड इज नॉट फाउंड। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सेल होती है ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसमें पूछा है कि इन सेल ऑर्गेनेल्स में से किस में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब या तो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, ये दो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोलस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, राइबोसोम्स में पाया जाता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में जो है न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मेनी डेज मैक्सिमम राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, उसको राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिनों तक, अधिकतम 14 दिन तक जो है राज्यसभा धन विधेयक को राज्यसभा में रोक सकती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 14 डेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो देखिए नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कॉफ़ी प्रोडक्शन और लेदर प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कॉफ़ी उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है। ऑप्शंस हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन या फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।